नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 24 दिसंबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। कल देखो दो क्लासेस तो ऑलरेडी चल ही रही थी। उसके बाद कल एकदम से कॉल आया, अलग सर ने बोला कि सर नोएडा में आ जाइए, लॉन्च करना है। तो फिर देखो कल फिर रात को वीडियो बन ही नहीं पाई। अब हम 23 दिसंबर की अपनी जो वीडियो रह गई है ना, वो संडे को डिस्कस करेंगे। संडे को इस बार हम ऑफ नहीं रखेंगे, संडे को वीडियो हम डिस्कस करेंगे जो कल नहीं हो पाई थी। और फिर आज मैंने डिसाइड किया यार आज तो पॉलिटी की क्लास छोड़ देंगे या फिर शाम को देखेंगे, पहले एडिटोरियल ही करते हैं। तो पॉलिटी की क्लास अभी थी, मैंने सोचा कि शाम को करेंगे या फिर नहीं होगा तो कल करेंगे पॉलिटी। खैर 3 इश्यूज आज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का ना चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेके एक वर्डिक्ट आया है, ये डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान कैसे वेस्ट एशिया की गुड ग्रेसेस में आ रहा है, इसे डिस्कस करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे असम में ना ट्रेन से टकरा के एलिफेंट्स की डेथ हो गई है, बहुत सीरियस इशू है, इसे हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल चाइल्ड ट्रैफिकिंग से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में ना जीएस पेपर 1 के सोसाइटी और जीएस पेपर 2 के सोशल जस्टिस टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इस आर्टिकल में हम ये सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्या है, संविधान क्या कहता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है किस केस में आया है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क है वो कैसे काम करते हैं, इंजर्ड विटनेस का कंसेप्ट क्या है, डेटा क्या कहता है, सब सॉल्यूशंस भी जानेंगे लास्ट में। तो देखो सबसे पहले आप ना चाइल्ड ट्रैफिकिंग के इशू की सीरियसनेस समझिए। आर्टिकल ये कहता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। सोचिए देखो हम लोग ना 21वीं सेंचुरी में हैं, एक तरफ मार्स पर जाने की बात कर रहे हैं और लेकिन जमीन पर आज भी बच्चों को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। ये तो बहुत ज्यादा गलत है। संविधान देखिए आर्टिकल 23 क्या कहता है। आर्टिकल 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखो राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन की बात करता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन मतलब ह्यूमन बींग्स में जो ट्रैफिकिंग है और फोर्स्ड लेबर है उसको प्रोहिबिट करता है, उस पर बैन लगाता है आर्टिकल 23। और इस बारे में ना अच्छी अच्छी जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट की, मैं आपको बताता हूं जजमेंट्स ताकि आप लिख भी इसको। जैसे ना 1982 की बात है। 1982 में ना एशियाड गेम्स होने थे हमारे देश में, दिल्ली में। उन गेम से पहले ना अच्छे अच्छे स्टेडियम बनवाने थे, रोड्स बनवाने थे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करवाना था। लेकिन एक एनजीओ था पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। उस एनजीओ ने देखा कि यार बच्चे काम कर रहे हैं वहां पे और इसके अलावा ऐसे मजदूर काम कर रहे हैं, मैन के वेजेस एक दिन में 9 रुपए, वुमन के तो और भी कम, 7 रुपए 25 पैसे, इतने कम वेजेस पे, वर्किंग कंडीशंस बहुत खराब। तो इस एनजीओ ने ना पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ने ना सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। उस समय पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का चलन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, पहली तो चीज़ कि आप ये क्यों करवा रहे हो, मतलब आपके यहाँ पे सरकार को बोला आपके यहाँ पे इतनी खराब वर्किंग कंडीशंस हैं, मिनिमम जो वेजेस है वो भी नहीं दिए जा रहे हैं। तो सरकार बोलती है कि देखो हम काम नहीं करवा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर काम करवा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ दिया कि भाई कॉन्ट्रैक्टर भी तो तुम्हारे लिए काम कर रहा है ना, तुम अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। फिर दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला, अच्छी चीज, कि देखो अगर आप किसी को मिनिमम वेजेस से भी कम में काम करवाते हो ना, तो वो भी एक प्रकार से ना फोर्स्ड लेबर है। फोर्स्ड लेबर का मतलब ये नहीं कि आप उसे जबरन काम करवाए हो, फोर्सफुली फिजिकली उसको पकड़ के रखा है, बोला है कि काम नहीं करोगे तो मार दूंगा। सिर्फ फोर्स्ड लेबर का मतलब वो नहीं है। अगर मिनिमम वेजेस से भी कम वेजेस में किसी से काम करवा रहे हो तो वो भी एक प्रकार से फोर्स्ड लेबर है, क्योंकि आप उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। पता है उसकी इकोनॉमिक कंपल्सन है कि यार मैं काम नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा, खाऊंगा क्या, इस मजबूरी में वो काम कर रहा है, तो ये फोर्स लेबर है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखी है ना, वो ये बोल रखी है कि जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना, इसमें देखो कंसेंट मैटर नहीं करती है। कंसेंट मतलब देखो कई बार ना गरीब लोग होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता
कि नौकरी के नाम पे उन्हें बेच दिया जाएगा, खास करके लड़कियों को। तो उन्हें लगता है शुरुआत में कि हमें नौकरी दिलवाई जाएगी, और वो अपनी मर्जी से जाने लगते हैं। वो तो बाद में उन्हें पता लगता है कि यार ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। तो कंसेंट वगैरह मैटर नहीं करती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का देखो अब ये कहना है, हमारे देश में ना प्रोटेक्टिव लॉज हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। और संविधान का आर्टिकल 24 ये बोलता है, बच्चे जो है हैजार्डस फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते जिनकी एज 14 से कम है। हालांकि अभी जो अपना चाइल्ड लेबर एक्ट आया 2016 में अमेंडमेंट वाला, उसमें तो ये बोल दिया गया कि 14 से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं वो तो काम ही नहीं कर सकते एक्सेप्ट फैमिली बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट। मतलब 2016 का जो चाइल्ड लेबर एक्ट था ना, वो संविधान के प्रोविजन से भी आगे चला जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, देखो ऑर्गेनाइज्ड कार्टेल जो है आज भी फल फूल रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड कार्टेल मतलब एक पूरा माफिया है जो सिस्टमेटिक ढंग से काम करता है, ये लोग आज भी फल फूल रहे हैं। तो ये टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट ने ना एक केस के दौरान दी। केस देखो एक माइनर लड़की का था। वो लड़की थी बेंगलुरु से, और ना उसको एक ट्रैफिकिंग गैंग ने ना किडनैप किया था और फोर्स किया सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए। तो कोर्ट ने ना गैंग मेंबर्स की कन्विक्शन को अपहोल्ड किया। यहां पे देखो कौन सा कानून यूज हुआ, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, ये वाला ITPA, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। जस्टिस मनोज मिश्रा थे और जस्टिस जो माल्या बागची थे, इन दोनों की बेंच थी। और उन्होंने ये बोला कि देखो ये अपराध सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये देखो डिग्निटी के जो फाउंडेशंस है ना उन पे हमला है, ये बॉडीली इंटीग्रिटी का वायलेशन है। कि मतलब इंसान को देखो अपनी बॉडी पे पूरा पूरा हक होता है, लेकिन उसकी बॉडी की इंटीग्रिटी का वायलेशन है, डिग्निटी का जो बेस होता है ना, फाउंडेशन होता है, उस पे हमला है। और सबसे बड़ी बात, स्टेट ने वैसे तो संविधान में लिख दिया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैन है, ये संविधान के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने में भी हमारी फेलियर को शो करता है। स्टेट ने जो वादा किया था ना प्रोटेक्शन का, वो वादा टूटता है जब किसी की ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। और राइटर बोलते हैं देखो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो अपराध है ना, ये क्राइम आइसोलेशन में नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो इस प्रकार के क्राइम्स का ना एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसे आप सप्लाई चेन की तरह समझो। सबसे पहले होता है रिक्रूटमेंट। देखो कोई गांव में ना बच्चों को बहला फुसला रहा है जॉब के नाम पे या फिर विदेश भेजने के नाम पे, बाद में देखो उन्हें ना ट्रेन या बस से शहर लाया जाता है। तीसरे नंबर पे है हार्बरिंग, कोई उन्हें देखो छुपा कर रख रहा है कि पता ना लगे किसी को हम उन्हें लेके आए हैं शहर में। और फाइनली कोई उनसे देखो जबरन काम करवाता है या फिर देह व्यापार में उन्हें धकेल दिया जाता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, फोर्स्ड सेक्स करवाया जाता है। तो पूरा ये स्ट्रक्चर ढंग से होता है, लेयर बताई पूरी सुप्रीम कोर्ट ने कैसे ये क्राइम होता है। और ये सारे काम जो हमने डिस्कस किए ना, ये अलग अलग लोग करते हैं, लेकिन नेटवर्क एक है, इसलिए इसे तोड़ना देखो थोड़ा मुश्किल होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में राइटर बोलते हैं, आमतौर पे देखो कोर्ट में ना एविडेंस एक्ट चलता है। अगर गवाह की बात में गड़बड़ी हो, इनकंसिस्टेंसीज हो, तो कोर्ट देखो फिर उस गवाह की बात को ना रिजेक्ट कर देता है। कोर्ट चाहता है ये बताओ प्रिसाइजली क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ना यहां पे सेंसिटिविटी और लैटिट्यूड की बात की। मतलब कोर्ट ने ये बोला एक बच्चे से आप ना प्रिसीजन की उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सब कुछ बिल्कुल स्टीकली एकदम एग्जैक्ट बताएगा, एक्यूरेटली बताएगा, कंसिस्टेंट होके बताएगा। नहीं, आप सोच के देखिए जिस बच्चे की ट्रैफिकिंग हुई है उस बच्चे का ट्रामा कितना बड़ा होता है। वो बच्चा डरा हुआ होता है, वो बच्चा मेंटल शॉक में होता है, तो उसे शायद ना तो एग्जैक्ट टाइम याद आ पाएगा, ना ही एग्जैक्ट प्लेस आ पाएगा। तो ये बढ़िया चीज है, रूल ऑफ सेंसिटिविटी एंड लैटिट्यूड, कि आप एक बच्चे से ये नहीं उम्मीद कर सकते कि वो बिल्कुल कंसिस्टेंट रहेगा अपने जो वो स्टेटमेंट देगा उसमें। फिर कोर्ट ने ये भी बोला कि देखो जो विक्टिम है ना वो एक साथी नहीं है, वो है इंजर्ड
विटनेस वो क्या है? वो है एक इंजर्ड विटनेस। उसकी गवाही को उतनी ही वैल्यू मिलनी चाहिए जितनी किसी सच्चे गवाह को मिलती है। मतलब छोटी मोटी भूल चूक वो कर देता है स्टेटमेंट देने में, माइनर इनकंसिस्टेंसीज आ जाती हैं स्टेटमेंट में, उसकी वजह से हम रेपिस्ट को या फिर ट्रैफिकर्स को छोड़ नहीं सकते। तो ये ना एक बहुत बड़ा जुडिशियल शिफ्ट है। पहले ना ये जो जस्टिस होता था ना, वो टेक्निकलिटी के चलते हार्म हो जाता था। मतलब ट्रैफिकिंग के केस में विटनेस बच्चे होते थे, बच्चे कई बार अपनी स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत भटक जाते थे, याद नहीं होती थी उन्हें चीज़ें, तो फिर कोर्ट बोलता था अरे यार तुम्हारी गवाही पे भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन ये शिफ्ट हो गया है, अब रूल ऑफ सेंसिटिविटी एंड लैटिट्यूड अप्लाई किया गया है कि बच्चे की सिचुएशन देखी जाएगी कि जिस सिचुएशन में वो स्टेटमेंट दे रहा है। अब इसके बाद राइटर बोलते हैं ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं। मतलब इमोशनल बातें बहुत हो गई, डेटा देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ना पार्लियामेंट में डेटा दिया, 2018 से लेकर 2022 के बीच का डेटा था। टोटल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस कितने सामने आए? 10,659, 10,659। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कन्विक्शन रेट है सिर्फ 4.8%। सिर्फ इतना सोचिए, 100 लोग पकड़े गए तो उसमें से सजा सिर्फ 4 या 5 लोगों को मिली, बाकी के 95 लोग छूट गए। क्यों? लैक ऑफ एविडेंस, सबूत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन काफी खराब ढंग से किया गया, या फिर विक्टिम डर गया, उसको यह डर लग गया कि मैं इन परपिट्रेटर के अगेंस्ट यानी अपराधियों के अगेंस्ट स्टेटमेंट दूंगा तो वो मुझे मार देंगे, मेरे परिवार को मार देंगे, तो वो होस्टाइल हो जाता है, अपनी स्टेटमेंट से पलट जाता है। हमारे देश में देखो एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स तो हैं, हमारे देश में एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स तो है, पर उनमें ना तिथ नहीं है। मतलब उनके पास ना तो पावर है ना रिसोर्सेज हैं। तो एक बिल पेंडिंग है एंटी ट्रैफिकिंग से संबंधित, काफी समय से पेंडिंग है। राइटर बोलते हैं अब उसका पास होना देखो बहुत ज्यादा जरूरी है, एंटी ट्रैफिकिंग बिल का पास होना जरूरी है। तो सॉल्यूशन में राइटर क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन में राइटर देखो ये बोलते हैं, सबसे पहले वो लोग जिनकी ट्रैफिकिंग होती है ना, उनके रिहैबिटेशन पे ध्यान दो। सिर्फ पैसा देना काफी नहीं है। बचपन बचाओ आंदोलन के फाउंडर हैं कैलाश सत्यार्थी, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। वो हमेशा ना एक बात बोलते हैं, देखो बच्चा रेस्क्यू तो हो गया, लेकिन क्वेश्चन उठता है क्या सोसाइटी अब उसे एक्सेप्ट करेगी? तो रिहैबिलिटेशन का मतलब ही ये होता है कि उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसको एजुकेशन देना, उस सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट करवाना। फिर एजुकेशन की बात की जाती है। देखो एजुकेशन जो है एक बहुत बड़ा कवच है, पावरफुल टूल है एजुकेशन, और उसमें भी जो जिस टूल की बात हो रही है वो है राइट टू एजुकेशन एक्ट। अगर देखो हम बच्चों को 14 साल तक स्कूल में रखें तो ट्रैफिकिंग का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो स्कूल जो है वो एक सेफ्टी नेट का काम करता है। फिर है डिजिटल वायलेंस। आजकल देखो ट्रैफिकिंग ना फिजिकल से ज्यादा डिजिटल हो गई है। मतलब सोशल मीडिया के थ्रू ग्रूमिंग होती है, बहलाया फुसलाया जाता है, और सरकार और सिविल सोसाइटी को ना इस बुराई से लड़ने के लिए ना थोड़ा टेक सेवी होना पड़ेगा, उनको भी डिजिटल होना पड़ेगा। तो कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन में देखो यही बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट है ना, एक वेकअप कॉल की तरह है। अगर देखो हम अपने बच्चों को सेफ्टी नहीं दे सकते, उनको डिग्निटी नहीं दे सकते, तो फिर देखो विकसित भारत का जो सपना है वो सिर्फ सपना है, अधूरा सपना है। तो हमें जो लॉज हैं उनको और अच्छे से इंप्लीमेंट करना होगा, कन्विक्शन रेट इंप्रूव करना होगा, तो उसकी सोसाइटी में ना डर पैदा हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो कबीर तनेजा का है, किस प्रकार से पाकिस्तान जो है वो वेस्ट एशिया के गुड ग्रेसेस में वापस आ गया है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो एक अमेरिकन स्कॉलर हैं जिनकी डेथ हो गई, स्टीफन पी कोहन। इनकी एक बुक है द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। इस बुक में ना ये बहुत बढ़िया पावरफुल बात लिखते हैं। वो बोलते हैं कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड के साथ में नेगोशिएट करता है अपनी कनपट्टी पे बंदूक रख के। क्या मतलब है आप समझ के देखो। देखो सामान्यतः क्या होता है, कंट्रीज ना दूसरों को धमकी देते हैं, पाकिस्तान उल्टा करता है, पाकिस्तान खुद को धमकी देता है। वो बोलता है कि मेरी मदद करो, मुझे पैसा दो, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा, मतलब मेरा देश बर्बाद हो जाएगा, मेरा देश
फेल्ड स्टेट का कंसेप्ट आपको पता है ना, कोई देश फेल्ड स्टेट मतलब सिविल वार स्टार्ट हो गया। तो फिर पाकिस्तान डराता है दूसरों को कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो टेररिस्ट के हाथ लग जाएंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा? मतलब समझे आप? तो पाकिस्तान दूसरों से मदद मांगता है ये बोल के कि हम फेल हो जाएंगे तो हमारा देश टूट जाएगा, न्यूक्लियर वेपन्स आतंकवादियों के हाथ लग जाएंगे और फिर आपका क्या होगा, दुनिया का क्या होगा? तो आर्टिकल कहता है कि आज भी देखो पाकिस्तान यही कर रहा है। पाकिस्तान की जो रिसेंट सक्सेस है कि पाकिस्तान वेस्ट एशियन कंट्रीज के फिर से गुड ग्रेसेस में आ गया है, यूएसए के साथ फिर से उसकी थोड़ी बहुत दोस्ती बढ़ी है। तो ये ना ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की कोई ग्रैंड स्ट्रेटजी है या भारत की तरह विजन पाकिस्तान 2047 है, मतलब विकसित पाकिस्तान 2047, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ देखो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। मतलब वर्ल्ड में जो डायनामिक्स है, विभिन्न देशों के बीच में जो रिलेशंस है ना, तेजी से चेंज हो रहे हैं और उसी का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। पाकिस्तान में आज के समय में मेन कैरेक्टर कौन है? फील्ड मार्शल असीम मुनीर है। आर्टिकल ये कहता है कि देखो असीम मुनीर ने ना खुद को ये टाइटल दिया है फील्ड मार्शल का। पाकिस्तान में आपको पता है मिलिट्री की चलती है, लेकिन ना आज के समय में पाकिस्तान में सिविल और मिलिट्री जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना पूरी तरह से बिगड़ चुका है। पीएम शहबाज शरीफ बस फोटो ऑप्स के लिए रह गए हैं और असली पावर जो है वो पूरी तरह से आर्मी चीफ के पास में आ गई है। आप बोलोगे सर पहले भी थी आर्मी के पास में? तो पहले देखो आर्मी ना पाकिस्तान में इनडायरेक्ट कंट्रोल करती थी, अब तो खुला आम कंट्रोल कर रही है सब कुछ। और पाकिस्तान के जो पीएम है वो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए बाकी रह गए हैं कि हाँ नाम के लिए कि ये पीएम है। जो यूएसए के राष्ट्रपति है ना डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी असीम मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल बोला। फेवरेट फील्ड मार्शल, इसका क्या मतलब है? यहां पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आर्टिकल मेंशन करता है ऑपरेशन सिंदूर को। ऑपरेशन सिंदूर जो देखो इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक लिमिटेड कन्फ्लिक्ट था। ट्रंप ये दावा करते हैं कि मैंने उस कन्फ्लिक्ट को रोका, मतलब वो जो कन्फ्लिक्ट था वो फुल फ्लैज वार में तब्दील होने वाला था, लेकिन मैंने रोका। बदले में पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल प्राइज देने के लिए नॉमिनेट किया। तो ये तो वो वाली बात हो गई कि तुम मेरी पीठ खुजलाओ और मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊंगा। मतलब ये वो वाली डिप्लोमेसी हो गई कि अच्छा पाकिस्तान ने ट्रंप को नॉमिनेट किया नोबेल प्राइज के लिए, तो पाकिस्तान ने भी बोल दिया असीम मुनीर को कि भाई तुम मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल हो। समझ गए? फिर इसके बाद कोर इशू पे आते हैं राइटर, सऊदी अरेबिया का जो इशू है। देखो वेस्ट एशिया ना पाकिस्तान के करीब क्यों हो गया है पिछले कुछ समय में? सितंबर 2025 आपको याद होगा एक बड़ा इवेंट हुआ था। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने ना एसडीएम में एसएमडीए एग्रीमेंट साइन किया था। एसएमडीए मतलब स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, इन दो देशों ने सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने साइन किया था। अब इसके पीछे का ना लॉजिक समझो आप। सऊदी अरेबिया के पास में देखो पैसा है, हथियार हैं, लेकिन लड़ने वाले लोग कम हैं। तो सऊदी अरेबिया के लिए पाकिस्तान की जो आर्मी है ना वो किराए की फौज है। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को ना मर्सनरी फोर्स प्रोवाइड कर सकता है और इसीलिए सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान में है। अगर देखो गाजा में कोई इंटरनेशनल पीस फोर्स बनती है तो अरब कंट्रीज चाहेंगी कि पाकिस्तान वहां पे ना अपनी फोर्सेस को ग्राउंड पर भेजें। तो डील देखो सिंपल है, सऊदी का पैसा है और पाकिस्तान की आर्मी है, दोनों मिला के रेजीम की सिक्योरिटी सुनिश्चित कर पाएंगे, यानी सऊदी अरेबिया की जो सिक्योरिटी है सुनिश्चित कर पाएंगे। किंग का जो रूल है सऊदी अरेबिया में उसकी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर पाएंगे। और अगर कोई यूं पूछे कि सऊदी अरेबिया को अचानक से पाकिस्तान की याद क्यों आई, मतलब भाड़े की फौज तो पाकिस्तान की पहले भी थी, तो आंसर है फियर, यानी डर। आर्टिकल ना टाइमलाइन बताता है कि ना 2023 से लेके 2025 के बीच में रीजन में क्या हुआ है। वेस्ट एशियन रीजन में इजराइल देखो अब सिर्फ गाजा में नहीं लड़ रहा है, वो देखो येमेन में हाउतीज के खिलाफ लड़ रहा है। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इजराइल ने टारगेट किया है। इजराइल ने बल्कि दोहा में भी स्ट्राइक्स किए, कतर की राजधानी दोहा में भी स्ट्राइक्स किए हमास के लीडर को मारने के लिए इजराइल ने।
और एक कतर का ऑफिशियल भी उसमें मारा गया था। तो देखो, सोच के देखो, कतर जो है वो अमेरिका का एलाय है, फिर भी इजराइल ने अमेरिका के दोस्त पे हमला कर दिया। इवन देखो, सऊदी अरेबिया का जो दूसरा दुश्मन है ईरान, ईरान ने भी कतर का जो सबसे बड़ा यूएस का बेस है ना कतर में, अल उदीद एयरबेस, वहां पे ईरान ने अटैक किया था। हालांकि ईरान ने तो कतर को बता दिया था कि हम इस एयरबेस पे मिसाइल लॉन्च करने वाले हैं, आप बचा लीजिए। तो वो एक सिंबॉलिक चीज थी, लेकिन अटैक तो किया। तो अरब लीडर्स को, खास करके यूएई के शेख को और सऊदी अरेबिया के किंग को ना, एक बात समझ में आ गई है कि अमेरिका हमें बचाने नहीं आएगा। यूएस देखो अब पुराने जैसा सिक्योरिटी पार्टनर नहीं रह गया है, इसलिए ना अरब स्टेट्स जो हैं अब कलेक्टिव डिफेंस की तरफ जा रहे हैं। और इस कलेक्टिव डिफेंस में ना उन्हें पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ की आवश्यकता है। इसी वजह से जो अरब कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान के करीब एक बार फिर से आ गई हैं। समझ गए? फिर राइटर थोड़ा सा हिस्ट्री में भी ले जाते हैं कि देखो 2015 में ना यमन क्राइसिस स्टार्ट हुए थे। सऊदी अरेबिया चाहता था कि पाकिस्तान अपनी आर्मी जो है वो यमन भेजे, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया था। और उस समय सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस थे ना, MBS मोहम्मद बिन सलमान, वो बहुत नाराज हुए थे कि हमने भेजा पाकिस्तान को, हमने बोला पाकिस्तान को अपनी आर्मी यमन में भेजने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर देखो उसके बाद ना 2019 में OIC की मीटिंग हुई थी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन। यूएई ने ना इंडिया की जो उस समय की फॉरेन मिनिस्ट्री थी ना, सुषमा स्वराज, उनको OIC में इनवाइट किया था। पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया और वॉकआउट किया था, पर किसी ने परवाह नहीं की। फिर यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा बैन कर दिया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। लेकिन अब 2025 में फिर से अच्छे दिन आ गए हैं पाकिस्तान के। अब सब बदल गया है, क्योंकि देखो जियोपॉलिटिक्स कहती है कि अरब कंट्रीज को आज के समय में ना पाकिस्तान की आवश्यकता है। और मुनीर ने इसी मौके का फायदा उठाया है और उन्होंने फिर से जो रिलेशंस है गल्फ कंट्रीज के साथ में अच्छे कर लिए हैं। देखो मुनीर कोई विजनरी लीडर नहीं है, वो बस अपॉर्चुनिस्ट है। मतलब हवाएं उनके फेवर में थी और उन्होंने थोड़ा फायदा उठाया, इसी वजह से गल्फ कंट्रीज के साथ में रिश्ते ठीक कर लिए। पॉलिटिकली उन्होंने ना वेस्ट एशिया के कंट्रीज को खुश कर दिया है, लेकिन इकोनॉमिकली देखें पाकिस्तान अभी भी टूटा फूटा है, इकोनॉमी बहुत डाउन है। और पाकिस्तानी आर्मी का यूज ना वेस्ट एशियन कंट्रीज के लिए सिर्फ यूटिलिटेरियन है, बस जरूरत के हिसाब से है। लेकिन ये जो मॉडल होता है ना कि पाकिस्तान अपनी कनपट्टी पे रख के बंदूक रख के मदद मांगता है, वो मॉडल देखो हमेशा काम नहीं करेगा। पाकिस्तान धीरे धीरे किराए का देश बन रहा है। जब तक दुनिया में कन्फ्लिक्ट रहेगा, पाकिस्तान अपनी सर्विसेज बेचता रहेगा कि हाँ भाई हमारे पास आर्मी है, उसकी मदद ले लो, तुम यूज कर लेना कभी। तो वेस्ट एशिया के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में पाकिस्तान का वापस आना ये बस रीजन की डेस्परेशन को दिखाता है कि उनको पाकिस्तान की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान अपनी कॉम्पिटेंस की वजह से रिश्ते इंप्रूव कर पाया है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, एलिफेंट्स डेथ ऑन ट्रेन ट्रैक से संबंधित है। आप ना सिलेबस में GS पेपर 3 के इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में ना 7 हाथी एक ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए थे। तो हम सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे कि ये एक्सीडेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का ऑफिशियल डेटा क्या कहता है, लीनियर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, बिहेवियरल साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि हाथी ट्रैक पर क्यों आते हैं, सॉल्यूशंस की बात करेंगे, फ्यूचर टेक की बात करेंगे, सब डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले कंटेक्स्ट देख लीजिए। कंटेक्स्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, रिसेंटली देखो असम में एक ट्रेन कोलिजन में ना 7 एलिफेंट्स की डेथ हो गई। देखो इंडिया जो है वो एशियन एलिफेंट्स का होम है। ग्लोबल पॉपुलेशन का 50% से ज़्यादा जो एशियन एलिफेंट्स हैं वो इंडिया में ही रहते हैं। और इनका सबसे बड़ा दुश्मन जानते हो कौन है? हम ही हैं। मतलब मैन मेड रीजंस की वजह से जो एशियन एलिफेंट्स हैं वो खतरे में हैं। समझ गए? असम वाला केस देखो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। ट्रेन जो थी वो स्पीड में थी, हाथी ट्रैक पर थे
और टक्कर हो गई। लेकिन क्या देखो पहली बार ऐसा हुआ? नहीं, डेटा देखो ये कहता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का डेटा है कि 2010 से लेकर 2020 के बीच में ना टोटल देखो 1160 एलिफेंट्स मारे गए अननेचुरल काजेज की वजह से। ध्यान देना, अननेचुरल काजेज। इसमें देखो किलर नंबर 1 जानते हो कौन सा रीजन है? किलर नंबर 1 है करंट लग के मरना। मतलब 741 एलिफेंट्स की डेथ हो गई और करंट लगने की वजह से। करंट देखो अक्सर ना ट्रेन की ओवरहेड वायर से लगता है। ट्रेन के ऊपर जो तारे होती है ना, उनकी वजह से करंट लगता है अक्सर एलिफेंट्स को। और किलर नंबर 2 जानते हो कौन है? ट्रेन हिट्स, 186 डेथ्स। तो डेटा ये दिखाता है कि हमारी डेवलपमेंट की जो कोस्ट है वो कौन चुका रहा है? हाथी चुका रहे हैं। अब एक टेक्निकल टर्म आप समझो, LTI मतलब लीनियर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या आता है? इसमें देखो रेलवेज, रोड्स, कैनल्स, पावर लाइंस, जो भी चीज देखो जंगल को बीच से काटती है ना, वो आती है लीनियर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में। आप ना सोच के देखिए, जंगल एक बड़ा घर है, मतलब बहुत बड़ा सा घर था, और हमने ना बीच में रेलवे लाइन डाल दी। अब देखो वो घर नहीं रहा, अब वो 2 अलग अलग टुकड़ों में बदल चुका है, और इसे हम बोलते हैं हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। कोई आपके घर में आए और दीवार खींच दे, मान लो घर को 2 हिस्से में बांट दे, तो आपको कैसा लगेगा? रहना मुश्किल हो जाएगा। तो सेम चीज हाथियों के साथ में होती है। प्रॉब्लम क्या है? देखो जो हाथियों का झुंड है ना, वो एक छोटे एरिया में ना फंस के रह जाता है, ट्रैप हो जाता है। अब उनका खाना और पानी वो दूसरे टुकड़े में है, लेकिन वो एक टुकड़े में फंस के रह गए हैं। मजबूरी में देखो उन्हें ना ट्रैक्स को क्रॉस करना पड़ता है। और ये जो लीनियर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की ना, जो जंगल को 2 टुकड़ों में बांटता है, ये उन्हें सिर्फ मारता नहीं है, उनकी हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जिनकी बात आर्टिकल राइटर में करते हैं। जैसे देखो रॉय एंड सुकुमार की 2017 की रिसर्च है, मतलब स्टडी है, जो बोलते हैं कि देखो ज्यादा एक्सीडेंट्स ना रात में होते हैं। क्यों? क्योंकि हाथी दिन में इंसानों से बचते हैं, रात में वो बेचारे खाना ढूंढने के लिए निकलते हैं और एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। पॉइंट बी स्टडी का ये बोलता है कि मेल एलिफेंट्स आर विक्टिम्स, क्योंकि देखो जो फीमेल हर्ड्स है ना, वो ट्रैक्स को अवॉइड करती हैं, लेकिन ना मेल्स जो होते हैं वो रिस्क ले लेते हैं। मतलब आप एक टर्म याद रखो यहां पे, क्रॉप रेडिंग बिहेवियर। अरे ये क्या हो गया? अच्छा हाँ, अब सही है ना। क्रॉप रेडिंग बिहेवियर। क्रॉप रेडिंग बिहेवियर क्या होता है? देखो हार्वेस्ट सीजन में ना मेल्स खेत में घुसने के लिए ना ट्रैक क्रॉस करते हैं ताकि कुछ खाने को मिल जाए। मतलब हाथी ना अपने शौक से, अपने इंटरेस्ट से नहीं क्रॉस कर रहे हैं, वो मजबूरी में भूख के मारे क्रॉस कर रहे हैं। तो ये दिक्कत है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या है? देखो आईयूसीएन, एशियन एलिफेंट ट्रांसपोर्ट वर्किंग ग्रुप 2023 ने ना एक हैंडबुक निकाली है। उन्होंने सॉल्यूशंस को ना हायरार्की में दिया है। जैसे स्ट्रेटेजी नंबर 1 है अवॉइडेंस। मतलब हैंडबुक की पहली लाइन कहती है अवॉइडेंस इज की। अगर फॉरेस्ट एरिया है तो वहां पे ट्रैक जो है बनाओ ही मत। प्लान ही ऐसा करो कि जो माइग्रेशन का पाथ है ना एलिफेंट्स का, वो कट ना हो। दूसरी स्ट्रेटेजी बताई जाती है मिटिगेशन। अगर देखो ट्रैक बन गया है तो क्या करें? हमें देखो वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे। स्टडी कहती है कि अगर सही स्ट्रक्चर और फेंसिंग होना तो 98% जो इस प्रकार से हाथियों की डेथ होती है ना, उसे कम किया जा सकता है। 2 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है अंडरपास, मतलब पुल के नीचे से रास्ता बना दो ताकि हाथी नीचे से आप आसानी से जा सकें, या फिर ओवरपास, मतलब ट्रैक के ऊपर से टनल या फिर नेचुरल ब्रिज बना दो ताकि हाथी आसानी से क्रॉस कर सकें। तो देखो टनल भी जो बनाना है ऐसे ही नहीं बना देना है कि हाथी को क्लोस्ट्रोफोबिया हो जाए, मतलब बंद जगह का डर लगने लगे, सिर्फ उतनी जगह हाथी मुश्किल से निकल पाए। नहीं, आईयूसीएन कहता है कि हाइट जो है कम से कम 6 से 7 मीटर होनी चाहिए, और अगर रास्ता नैरो होगा ना तो हाथी फिर उसे यूज नहीं करेंगे क्लोस्ट्रोफोबिया के चलते। और
मतलब देखो, जहां पे आप बना रहे हो ना ये नेचुरल ब्रिज वगैरह, ऐसा नहीं कि इसे कहीं पे भी बना दो, बस बनाना है फॉर्मेलिटी पूरी कर दो, नहीं। पहले कैमरा ट्रैपिंग करो, जीपीएस टेलीमेट्री का यूज करो, देखो हाथी कहां से गुजरता है, हॉटस्पॉट्स देखो, वहीं पे क्रॉसिंग बनाओ और बाकी जगह पे फेंसिंग लगा दो, ताकि हाथी उस नेचुरल ब्रिज का ना यूज कर सके। फेंसिंग जो है हाथी को गाइड करेगी फेंसिंग की तरफ, ब्रिज की तरफ, कि हाँ भाई यहां से रास्ता बंद है, ब्रिज की तरफ से रास्ता है, हाथी को गाइड किया जाएगा उस फेंसिंग के द्वारा। लेकिन देखो, आप बोलोगे सर हाथियों के लिए इतना पैसा कहां पे है, स्ट्रक्चर बनाना तो महंगा है ना और टाइम भी लगेगा, तो इमीडिएट सॉल्यूशन बताओ कोई। देखो, इमीडिएट सॉल्यूशन है टेक्नोलॉजी। पहले हमारे पास में ना सेंसर्स थे, बट इश्यूज थे। सेंसर्स डेटा बहुत ज्यादा दे देते थे, पत्ता भी हिलता था ना। इमीडिएट सॉल्यूशन है देखो टेक्नोलॉजी। पहले ना हमारे पास में सेंसर्स थे, लेकिन सेंसर्स में इश्यूज था, डेटा बहुत ज्यादा दे देते थे सेंसर से, पत्ता भी हिलता था ना तो अलार्म बजने लगता था। बट अब देखो, एआई और मशीन लर्निंग जो है वो गेम चेंजर है। दो सिस्टम यहां पे पॉपुलर है, राइटर बोलते हैं। एक तो देखो लोकोमोटिव बेस्ड, मतलब ट्रेन के ऊपर। इसमें क्या होता है, इसमें ना FLIR यानी फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड कैमराज लगाते हैं। ये ना हीट डिटेक्ट करते हैं, अंधेरे में भी ना 750 मीटर दूर से हाथी दिख जाता है, हीट डिटेक्ट किया जाता है इन कैमराज में। दूसरा है ग्राउंड बेस्ड, यानी ट्रैक के पास। इसमें ना सिस्मिक सेंसर्स और एकॉस्टिक सेंसर्स होते हैं, मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज करके वाइब्रेशंस डिटेक्ट की जाती हैं। जिसे एग्जांपल दिया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे का। इन्होंने ना 2023 में इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाया, IDS। अब ये ना AI बेस्ड है, हाथी ट्रैक के पास आता है, वाइब्रेशन से सिस्टम पकड़ लेता है। अब ट्रेन ड्राइवर को अलर्ट मिल जाता है, रिजल्ट 0 एक्सीडेंट्स उन एरियाज में। तो सेम सिस्टम अब ना केरला तमिलनाडु बॉर्डर में 2024 में लगाया गया है। तो ऐसे सिस्टम्स हर जगह लगाने चाहिए ना। वे फॉरवर्ड में राइटर देखो ये बोलते हैं, असम का जो एक्सीडेंट हुआ है ना, उससे देखो ये पता लगता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन दोनों के बीच में जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अवॉइडेंस फर्स्ट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग स्टेज पर ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करना होगा। और क्रॉसिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं वो साइंटिस्ट की सलाह लेकर बनाने चाहिए, इंजीनियर्स की मर्जी से नहीं। और सबसे लास्ट में जो AI बेस्ड IDS सिस्टम है ना, उसको पूरे इंडिया के एलिफेंट कॉरिडोर्स में हमें लागू करना होगा। तो ये तीन चीज़ें हमें करनी होगी। महात्मा गांधी की जो बात है लास्ट में कोर्ट में बोली जाती है, किसी नेशन की जो ग्रेटनेस है ना कैसे जज की जाती है, वो नेशन एनिमल्स को कैसे ट्रीट किया जा रहा है करता है, उससे पता लगता है कि वो नेशन कितना ग्रेट है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। लास्ट में ये क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।